ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। कल आपको थोड़ा बहुत इंट्रो में बताया गया था कि एवोल्यूशन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, या बोल सकते हैं स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज इज नोन एज द एवोल्यूशन। यहाँ आपके बुक में दिया गया है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अंदर। तो एवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी स्टडी हम करते हैं उसको एवोल्यूशनरी स्टडी बोला जाता है। तो इस अर्थ पे कौन कौन से लाइफ फॉर्म पाए जाते थे, तो उनका स्टडी जो हम करते हैं वो किस में करते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन उससे पहले एक पैरा दिया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन? To understand the change in the flora and fauna that have occurred over million of years on the earth, तो कह रहे हैं चेंज इन द फ्लोरा एंड फाना, मतलब एनिमल और प्लांट स्पीसीज में जो भी चेंजेज आए हैं इस अर्थ पर कई लाखों सालों में जो भी चेंजेज आए हैं उसकी स्टडी। वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से समझेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ और फिर कैसे उसमें चेंजेस आए, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए हमको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ना पड़ेगा, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ। पहले अर्थ कैसे बना, देन हम पढ़ेंगे कि उस अर्थ पर लाइफ कैसे बना। That is the evolution of Earth, of stars and indeed the universe itself. कि यूनिवर्स कैसे बना। What follow is the longest of all the constant and conjectured story। तो कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से जो है स्टोरीज हैं, कॉन्स्टेंट एंड कंजक्टेड स्टोरीज क्या क्या हैं। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, evolution of life forms or biodiversity on the planet Earth in constant of evolution on the Earth against the background of the evolution of the universe itself। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है इसमें। जैसे इसके पीछे और भी क्या क्या है, ये मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में फिर उस यूनिवर्स में कई सारे क्या पाए जाते हैं, गैलेक्सी पाई जाती हैं। फिर गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। उस सोलर सिस्टम में एक हमारा सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में टोटल कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। तो उसके बारे में हमको जानना है। तो देखिए यहाँ तो ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया है। अर्थ की जो ओरिजिन है वो पहले माना जाता है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थियरी। ठीक है, कि यूनिवर्स जो था हमारा वो एक पहले कंडेंस मास था। क्या था? कंडेंस मास था। इसमें एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स जो है इधर उधर बिखर गए। ठीक है, पार्टिकल्स बिखर गए। अब इन्हीं पार्टिकल्स के एग्रीगेशन से सोलर सिस्टम बना। क्या बना? सोलर सिस्टम। तो एक्चुअली जो सोलर सिस्टम होता है तो देखिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले है प्लैनेट। प्लैनेट से मिलकर के क्या बनता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से मिलकर के गैलेक्सी बनती है, और गैलेक्सी के मिलने से यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड इसको। तो कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है हमारा वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। उसमें कई सारी क्या है, गैलेक्सी हैं, और उसमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी गैलेक्सी का नाम है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। ऐसे ही कई सारे सोलर सिस्टम हैं इस गैलेक्सी में। ठीक है, तो फिर सोलर सिस्टम है, और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि क्या सीक्वेंस होगा प्लैनेट का नियर टू द सन से लेकर के आगे।
क्या है हमारे सन से बाकी प्लैनेट का। देखिए इसके लिए जो है एक सेंटेंस है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट शेयर्ड अस नट। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, ये सन से सारे प्लैनेट का सीक्वेंस हो जाएगा। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट शेयर्ड अस नट। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो था वो चला गया। उसका साइज छोटा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस पर थोड़ा कम लग पाता था, तो इसकी वजह से कहा कि ऐसा है तो चला गया। हम उसको अपने प्लैनेट सॉरी अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं, पहले माना जाता था। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट शेयर्ड अस नट। तो ये आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कौन से किस सीक्वेंस में है। तीसरा प्लैनेट है हमारा पड़ोसी मंगल, इसी की कोशिश कर रहे हैं जाने की, ठीक है। सॉरी इसके बाद है जुपिटर। जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमारे यहाँ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 2 गुने से भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जुपिटर, लगभग 2.4 या 2.5 के आसपास, 2.5 G। हमारे यहाँ G है, वहाँ 2.5। जैसे मून पे 1/6 हो जाता है, यहाँ 60 किलो के होंगे तो वहाँ 10। और यहाँ पे चले जाएंगे जुपिटर पर तक, डेढ़ सौ किलो। चलिए तो बिग बैंग थियरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि पहले यूनिवर्स कंडेंस मास के फॉर्म में था, जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और फिर कुछ पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर के इन्होंने क्या किया, गैलेक्सी बनाया। उस गैलेक्सी में क्या बनाया इन्होंने, सोलर सिस्टम बनाया। अब उस सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट पाए जाते हैं। यही बात एक साइंटिस्ट ने बहुत पहले बता दी थी, प्लाटो या प्लूटो जो। तो उन्होंने कहा जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई रॉकेट नहीं था, कोई हमारे पास एरोप्लेन नहीं था कि हम बाहर जा सके इससे बाहर, तो तब उन्होंने बताया कि ऐसे हजारों सूर्य हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उनको उठा के कालकोठरी में बंद कर दिया। क्या इसको बंद करो, ये पागल हो गया है। हम अपने देवता की रोज पूजा करते हैं और कह रहे हैं तुम्हारे ऐसे हजारों देवता हैं। भाई सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्या ऐसा ये पागल हो गया, इसको कालकोठरी में। अब बाद में पता चला कि हम जो है कई सारे सोलर सिस्टम हैं, तो उनकी बात अब सही हो गई। तो कई बार जब आप समय से पहले होते हैं ना, समय से आगे चल रहे होते हैं, तभी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। मेंटल के साथ भी यही हुआ था। बेचारे अपने समय से 30-35 साल आगे चल रहे थे, बाद में मरने के उनके 10-15 साल के बाद लोगों ने जो है रिसर्च शुरू किया और उनके मरने के 30 से 35 साल के बाद सेम रिजल्ट पे पहुंचे जो वो 35 साल पहले बता रहे हैं। तो उनको भी उनका एप्रिसिएशन मरने के बाद मिला, तो ऐसे एप्रिसिएशन का क्या है।
और सन पृथ्वी का कई लाख गुना बड़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। सन जो है पृथ्वी का कई लाख गुना बड़ा है। ये माना जाता है कि जिस मास से ये अलग हुए सारे प्लैनेट, उसी का एक बड़ा हिस्सा क्या है? सन ही, जो एनर्जी का सोर्स है। इस सारे प्लैनेट के लिए क्या है? एनर्जी का सोर्स है। अब बाकी सारे प्लैनेट का तो पता नहीं एनर्जी का सोर्स है या नहीं है, कि वहाँ प्लांट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ पाया जाता है ग्रीन प्लांट, जो हमारे इकोसिस्टम में क्या करता है? एनर्जी का इंटेक करता है, प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट। तो एकमात्र एनर्जी का सोर्स है क्या? सन। चलिए देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ इस अर्थ पर। तो पहले अभी जैसे सन जो है वो बोलते हैं ना, आग का दागता हुआ गोला है, ठीक है। तो वैसे ही पहले अर्थ भी था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया? ये कूल होता चला गया। बाकी सारे प्लैनेट क्या हो गए? धीरे धीरे ठंडे हो गए। देखिएगा, व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, वी आर इन द वे लुकिंग बैक इन टाइम। तो कह रहे हैं, अगर जब खाली रात में सोए रहते हो, आसमान एकदम साफ हो और आकाश को देखिए, तो आपको लगेगा कि आप पीछे के समय में चले गए। बोला जाता है हर एक स्टार जो है वो एक सन। हर एक स्टार क्या है? सन। तो आप काउंट कर लीजिए। क्या हुआ? सन स्टार। तो सारे स्टार भी तो ऐसे ही हैं जो ब्लू कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ये नियरेस्ट स्टार, सन हमारा क्या है? नियरेस्ट स्टार। बाकी सब की दूरी ज्यादा है, तो इसलिए हमको छोटे से दिखाई देते हैं। तो सन भी एक स्टार ही है जो हमारे नियरर है, पास में है। हमारे प्लेनेट से एक ही दिखाई देता है नजदीक में। कई सारे ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ से दो दो दिखाई देते हैं। या इवन सैटेलाइट, हमारा एक ही सैटेलाइट है अर्थ का, नेचुरल सैटेलाइट मून, एक ही चंद्रमा दिखाई देता है। कई ऐसे प्लेनेट हैं जहाँ से 4, 6, यहाँ तक कि 18 से 19 चंद्रमा दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा, स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो कह रहे हैं इनके बीच तारों की जो दूरी है हम किस में मेजर करते हैं? लाइट ईयर में। यानी लाइट की स्पीड से जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा। अगर 1 लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो अगर कहीं कुछ 1000 लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो आप सोच लीजिए लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो आप जो है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में आप 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करें और इसी स्पीड से 1 साल तक चलते रहें, तब जाकर के पूरा होगा 1 लाइट ईयर। बाकी डिस्टेंस का आप अंदाजा लगा लीजिए। वैसे अभी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है भी नहीं। अभी सुपरसोनिक मिसाइलें वगैरह हैं जो साउंड की स्पीड से चलती है। ये साउंड की 2 गुनी स्पीड से, बस इतना तक ही है। साउंड की स्पीड अपने फिजिक्स वाले से चलती है। क्या फिर से पता करो? 1200 समथिंग है, 1200 समथिंग किलोमीटर पर आवर।
क्या साउंड सुपरसोनिक साउंड, सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनकी स्पीड ऐसे शायद 1200 कुछ किलोमीटर पर आवर, जो मैक्सिमम स्पीड वाली हमारे पास टॉप मोस्ट मिसाइल या यान है। कौन? हाँ वो 330 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर ही 1200 कुछ किलोमीटर ऐसे ही पर आवर नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। What we see today in an object whose emits light started its journey millions of years back and from the trillions of kilometers away and reaching our eyes now। तो कह रहे हैं जो रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, ठीक है, उसको पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन, बिलियन से भी ज़्यादा। 1 बिलियन में मतलब 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख, 1 बिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 10 करोड़ कि 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। तभी तो 1 अरब होगा, तो वही तो बिलियन कहलाता है। तो 100 करोड़ और 1000 करोड़ बोलिए, 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर से जो है लाइट आता है, जो हमारी आंखों तक किसी कोई ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं ना, तो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा दूर से आता है, ऑब्जेक्ट से हो करके हमारे आई तक आता है, तब हम उसको देख पाते हैं। However, when we see the object in our immediate surrounding, we see them instantly and hence it is the hence in the present time। तो कह रहे हैं जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास होता है तो हम उसको तुरंत देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट टाइम, अभी के समय। Therefore, when we see stars, we apparently are peeping into the past। तो कह रहे हैं अगर हम स्टार्स को देख रहे हैं तो हम अपने पास्ट में झांक करके देख रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है उनकी कि उनके द्वारा इमिट किया हुआ जो लाइट है वो हमारे तक सेम रेफरेंस में नहीं पहुंच रहा है। कुछ टाइम क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। अब ये टाइम का खेल, ठीक है, इस पे भी रिसर्च जारी है, इस पे भी रिसर्च जारी है कि क्या हम पीछे या आगे टाइम में जा सकते हैं। तो इसके लिए भी कई सारी हाइपोथेसिस है, कई सारी अवधारणाएं हैं, कई सारी मान्यताएं हैं। The origin of life is considered a unique event in history of universe। तो कह रहे हैं इस अर्थ में लाइफ की जो ओरिजिन है वो इस यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक यूनिक इवेंट है, खास महत्व है इसका। द यूनिवर्स इज वास्ट, बहुत बड़ा है, एंड रिलेटिवली द स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, अगर हम अपने प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा कण है उसके सामने, छोटा सा प्लेनेट। एंड द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, दैट इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। और अगर अर्थ की बात करते हैं तो वो 4.6 बिलियन ईयर को माना जाता है इस अर्थ का फॉर्मेशन।
galaxies comprises the universe। तो कह रहे हैं कई सारे गैलेक्सी मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। एंड गैलेक्सी कंटेन द स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। और गैलेक्सी में जो है कई सारे क्या पाए जाते हैं, स्टार्स, क्लाउड्स, गैसेस एंड डस्ट। जब हम अपने प्लेनेट से बाहर जाते हैं तो कई सारे ऐसे डस्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल हमको हवा में नजर आते हैं, उन्हीं को मेटियोराइट्स बोला है। क्या बोलते हैं, मेटियोराइट्स, उल्कापिंड। तो कई बार आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि एक उल्कापिंड बहुत तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, टकराने वाला है, टकराने वाला है, एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन रोटेशन करते समय वो कहाँ पे पहुंचेगा और वो मेटियोराइट किस स्पीड से आ रहा है, एक अनुमानन अंदाजा होगा, कंफर्म नहीं बता सकते। तो थोड़ा बहुत भी आसपास से गुजरता है तो कहते हैं टकराने वाला है। अब हो गया टेंशन। एक्चुअली मेटियोराइट कितने भी छोटे साइज का होगा ना, अगर मान लीजिए 2-4 किलो का मेटियोराइट, इतना बड़ा ये मेटियोराइट अगर गिर जाए इस बिल्डिंग के ऊपर तो ये बिल्डिंग खत्म हो जाए, स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही माना जाता है कि जब डायनासोर पाए जाते थे तो उस समय भी मेटियोराइट एक टकराया था धरती से, इसलिए सब गायब हो गए। कई सारी कहानी उसके पीछे। आगे देखिएगा, कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। तो कह रहे हैं अगर यूनिवर्स के आगे हम अर्थ को देखें तो कुछ भी नहीं। आगे अंडरलाइन करिएगा, द बिग बैंग थियरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो कह रहे हैं बिग बैंग थियरी जो है, बिग बैंग थियरी के थ्रू साइंटिस्टों ने कोशिश की है बताने की कि इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। It talk of a similar huge explosion unimaginably in the physical term। तो कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि पहले एक कंडेंस मास में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, विस्फोट हुआ था। तो कह रहे हैं इतना बड़ा विस्फोट, थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में, अनइमेजिनेबली इन फिजिकल। तो फिजिकल टर्म में इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो है थोड़ा सा सुनने में सही नहीं लगता। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। तो कह रहे हैं जब एक्सप्लोजन हुआ तो उसका एक्सपेंशन हो गया, तो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म द सम टाइम लेटर। और उसके कुछ समय के बाद हाइड्रोजन बना और हीलियम बना। एंड द गैस कंडेंस अंडर द gravitation and form the galaxies of the present day universe। तो कह रहे हैं कि कई सारे गैसेस जो है वो कंडेंस हो गई और उसकी वजह से कुछ मास और गैसेस फॉर्म में कंडेंस होने की वजह से क्या बना, गैलेक्सी। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये गैलेक्सी हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी। Earth was supposed to have been formed about 4.5 million और कई सारी 4.5 बिलियन, कई सारी बुक में आपको लिखा होता है 4.6 बिलियन ईयर बैक। तो आप 4.5 अंडरलाइन कर लीजिएगा, 4.5। एंड देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। तो कह रहे हैं जब ये ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ ना तो इसी में एक हमारा प्लेनेट अर्थ, तो इस अर्थ के जो टेम्परेचर है वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और इस समय हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, मतलब कोई भी गैसेस नहीं। आगे देखिए, वाटर वेपर, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास
कवर्ड द सरफेस। तो कह रहे हैं एक मैग्मा की तरह था, लावा की तरह देखते हुए। तो कह रहे हैं ये मोल्टेन मास जो था ना, पिघला हुआ मास जो था वो ऊपर की तरफ आया और ये क्या हुआ, जम गया और यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज हुई। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट था H2O इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो ये फॉर्म and the ultraviolet rays from the sun broke up the water into the hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped। तो कह रहे हैं फिर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज ने क्या किया, वाटर का ब्रेकडाउन कर दिया। जब वाटर का ब्रेकडाउन किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो कह रहे हैं लाइटर एलिमेंट क्या बना, हाइड्रोजन बना। और ये ऑक्सीजन के फॉर्म में था नहीं, ये ऑक्सीजन फिर अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया और इसने प्रोड्यूस किया नेसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिल करके ओजोन बनाने। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस और ओजोन बनने लगा धीरे धीरे। आगे देखिए, ऑक्सीजन एंड लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड, ऊपर की तरफ चले गए। ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ये किसके साथ कंबाइंड किया, मीथेन के साथ। किसके साथ? मीथेन के साथ क्या प्रोड्यूस किया, CO2। और अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन क्या बनाया, वाटर। तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना, लेकिन H2O किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा हमेशा अभी वाटर क्या होगा, वेपर के फॉर्म में ही रहेगा जब तक कि अर्थ के अर्थ का जो ग्राउंड है इसका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ना चला जाए। सन का टेम्परेचर पता है कितना है, 8000 से 11000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो धीरे धीरे क्या होता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होता गया। जो वाटर अर्थ पर वाटर तभी होगा जब इसका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा। क्योंकि अगर 100 से ऊपर रहेगा तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो वेपराइज हो जाएगा। तो वो वेपर के फॉर्म में ही था। जो वाटर बना था ना, तो जैसे ही कंडेंस होता था और नीचे आता था तो नीचे आने से पहले फिर से वेपराइज हो जाता। आगे देखेंगे, द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। तो मैंने बताया ना ओजोन लेयर बन गया इसी समय। जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ था वो फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं था, वो ऑक्सीजन फिर अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ब्रेक हो गया और उसने क्या बना दिया, ओजोन बना दिया। ओजोन पॉइजनस होता है बट एटमॉस्फेयर में हमारे लिए यूजफुल, हमारे लिए पॉइजनस होता है। हाँ, तो वहाँ पे हाँ ट्रोपोस्फियर में इसकी एक परत पाई जाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिर आने नहीं देता, क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और बैड ओजोन ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। तो गुड ओजोन इन द सेंस जो ऑक्सीजन को अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता हो, ठीक है, तो वो ब्रेक होता रहता है और फॉर्म होता रहता है। नीचे वाला मंडल में मिलता है वो ओजोन अगर मिलेगा तो हमारे लिए हानिकारक है। और ओजोन कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा, ओजोन वही अगर ओजोन लेयर बन रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में तो
फिर अगर यहाँ ट्रोपोस्फीयर में बन रहा है तो हानिकारक है। तो ये यूजुअली ऊपर ही बनता है, रेयरली जो है नीचे फॉर्म होता है ट्रोपोस्फीयर। आगे देखेंगे, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन। तो कह रहे हैं जैसे जैसे पानी ठंडा होता था तो बरसात के फॉर्म में आता था, फिर गर्म होकर के फिर वेपराइज हो जाता था। तो ये इसको बोलते हैं रेन वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल, रेन वाटर साइकिल बोलते हैं। तो वाटर जो है यहाँ पे गर्म होता था तो ये वेपराइज हो जाता था, वेपर कंडेंस होता था, तो फिर वाटर के फॉर्म में। ये प्रोसेस कई हजार सालों तक, लाखों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो क्या होता चला गया? कूल होता चला। लेकिन अभी भी अर्थ का जो कोर है ना, ये वैसे ही गर्म है, मैग्मा, लावा पाया जाता है। और जगह जगह जहाँ पे सरफेस अर्थ की वीक होती है वहीं पे ये मैग्मा जो है इरप्ट हो जाता है, बाहर की तरफ आने लगता है। तो इसी को हम वोल्केनो इरप्शन बोलते हैं, ज्वालामुखी फट गया। ठीक है, तो वैसे शायद एक आध ही एक्टिव वोल्केनो है, अदरवाइज कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं, एक दो ही एक्टिव वोल्केनो है जिनके चांसेस हैं फटने, बाकी के लिए क्या होगा? नहीं, वैसे आप देखेंगे ना तो है, जैसे एक आप नेपाल घूमने जाएंगे तो एक जगह का नाम है तातो पानी, मतलब नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं तातो पानी। तातो का मतलब ताप मतलब गर्म, ठीक है। तो तातो पानी जगह का नाम है। तो वहाँ पे नेचुरली वाटर जो है बहुत ही गर्म है, तो लोग उसमें नहाने जाते हैं। तो वो पानी जो है वो अर्थ के उस सरफेस से होकर के आ रहा है जो क्या है? गर्म। तो हाँ, नेचुरली वो वाटर जो है वो गर्म पाया जाता है। तो कई सारे लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। हम लोग भी चले गए, अब रास्ते में आ रहे थे तो एक आदमी ने बताया यहाँ गर्म पानी का झरना है। तो हम लोग सोचे बाहर ऊपर से गिरा, तो वो झरना नहीं था एक्चुअली, वहाँ पे एक टब के जैसा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है और वो नेचुरली पाइप के थ्रू वो पानी आता रहता है और निकलता रहता है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं। तो हम लोग भी ठंडी में आ रहे थे तो हमने सोचा गर्म पानी मिल गया। और आगे देखिएगा, टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म द ओशन। तो कह रहे हैं जब पानी धीरे धीरे आने लगा तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी गड्ढे थे वो सब भर गए और क्या बना? ओशन, महासागर, महासागर। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो यानी कि अगर 4.5 मिलियन ईयर एगो, सॉरी बिलियन ईयर एगो, बाया लिख लीजिए, बाया, ठीक है, इतना पहले जो है अर्थ बना था, इसके 500 लाख साल बाद जो है वो क्या बना? लाइफ फॉर्म हुआ, यानी 4 बिलियन ईयर एगो। या कहीं कहीं पे आप साइड को पढ़ेंगे तो आपको 3.9 बिलियन, तो ऑलमोस्ट नियर है। कौन प्लेनेट था वहाँ पे? देखिए, मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा। तो कई सारे इसी के चक्कर में, स्पेसिफाई करने के चक्कर में 3.9। डिड लाइफ कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस। तो कह रहे हैं कि अर्थ पे वो लाइफ जो है वो कहाँ से आया? आउटर स्पेस से आया, बाहर से आया। Some scientists believe that it came from the outside. कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि अर्थ पे जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लेनेट से है, या कहीं एलियन आए थे छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, मतलब दूसरे यूनिवर्स से या दूसरे ग्रह से यहाँ पे लाइफ आया। अर्ली ग्रीक
thinkers thoughts unit of life called the spore were transferred from the different planet including the earth। तो कह रहे हैं कई सारे लोगों का मानना था ना कि अर्थ पे जो लाइफ है वो स्पोर के फॉर्म में है। इसको कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी बोलते हैं। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में किसी दूसरी जगह से, दूसरे प्लैनेट से लाइफ जो है वो स्पोर के फॉर्म में अर्थ पर आया। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी बोलते हैं। That is panspermia is still a favorite idea for the some astronomers। तो कई सारे लोगों के लिए यही कॉस्मिक पेनिस्पर्मिया थियरी, लाइफ जो है स्पोर के फॉर्म में किसी दूसरे प्लैनेट से आया। For a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like the straw, mud, etc। तो कई सारे लोग आए, एक साइंटिस्ट थे वॉन हेलमॉन्ट, बताया था आपको कि ये थके हुए आए, पसीने से भीगा हुआ शर्ट अपना उठा करके एक जगह पे रख दिया बॉक्स में, उसी में बाई चांस कुछ वीट के ग्रेन्स थे, गेहूं के दाने, और जब उन्होंने अपनी शर्ट खोजनी शुरू की तो शर्ट उठाया तो वहाँ चूहे मिल गए कुछ, तो उन्होंने कहा इसी गंदे शर्ट से और गेहूं के दाने से चूहे पैदा हुए। फिर कई सारे लोगों का मानना था कि नील नदी से जो है वो लाइफ ओरिजिनेट हुआ। मिस्र में नील नदी जो है वो पूजा की जाती है उसकी, तो वहाँ पे कुछ नदी से केकड़े मेढक को निकलते हुए लोगों ने देखा, कछुए को देखा, तो किसी के दिमाग में आया कि मेढक, कछुआ और केकड़ा सब अलग अलग वैरायटी के हैं और सब यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, यानी इस अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म हैं इसी नदी से बने, नील नदी के कीचड़ से, मड से। जिसको जो समझ में आया। And it was the theory of spontaneous generation। Louis Pasteur by careful experimentation demonstrated that life comes only from the pre-existing life। तो theory of spontaneous generation में लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कहा कि नहीं, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है। तो किसी ने पूछ लिया साहब ये बताइए पहला वाला कहाँ से आया, नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो उस समय के लिए उनकी थियरी को क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं माना गया, लोगों ने नहीं माना। कहा आप ये बताइए कि आपने बता तो रहे हैं कि जो नई वाली लाइफ है वो पुरानी वाली लाइफ से ओरिजिनेट होती है, देन फर्स्ट लाइफ कम काम, पहली लाइफ कहाँ से आई? He showed that in अगले वाले क्लास में 328 बाकी पीछे का भी स्टूडेंट है। He showed that the pre-sterilized flask life did not come from the killed yeast, while in another flask open to the air and new living organ arose from the killed yeast। तो इन्होंने क्या किया था, ईस्ट ले लिया था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उसको दो फ्लास्क में क्या किया, ले करके बंद कर दिया। तो एक फ्लास्क को इन्होंने कवर कर दिया था और दूसरे को क्या किया था, ओपन छोड़ दिया था। एक को कवर कर दिया था, दूसरे को ओपन छोड़ दिया था। फिर इन्होंने देखा कि ये जो कवर था इसके अंदर लाइफ नहीं ओरिजिनेट हुई, लेकिन दूसरे वाले में ओरिजिनेट हो गई। तो ओपन था तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिट किए और उन्हीं से नया लाइफ फॉर्म बना, और इन्होंने कहा इसमें नहीं बना डेड ऑर्गेन से। तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब लाइफ ही लाइफ को बनाता है, लाइफ से ही लाइफ बनता है, तो ये थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। तो इसको एक्सपेरिमेंटली जो है लुइस पास्चर ने आगे देखिएगा प्रूव किया था। एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। उस समय के लिए डिस्कस किया गया, फिर बाद में हमेशा के लिए डिस्कस किया। However, this did not answer how the first life came on the earth। ये इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ये
बता ही नहीं पाए कि आप क्या रहे, जो नई लाइफ है वो पुरानी से आती है, ये पुरानी वाली कहाँ से है और पुरानी से पहली वाली कहाँ से। तो ऐसे ही सेल थियरी है, सेल लिनियर थियरी, रूडोल्फ विर्को ने दिया था क्या, omni cellular e cellular, new cells arises from the pre existing cell, then first cell comes from, पहली वाली सेल कहाँ से है, तो उसका एक्सप्लेनेशन एवोल्यूशन में मिलेगा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ से। आगे देखेंगे एआई ओपेरिन रशिया की साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम क्या था, एआई ओपेरिन, एंड हेल्डेन, जेबीएस हेल्डेन नाम था, पूरा नाम क्या था, जेबीएस हेल्डेन of England proposed that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecule। तो एआई ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन ने ये कहा कि जो नई वाली लाइफ है, न्यू लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेट होता है वो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। एग्जाम्पल आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा, एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज preceded by the chemical evolution। तो कह रहा है लाइफ के बनने से पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ था। इस अर्थ पर क्या हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कह रहा है कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, किससे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो कह रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सारे कंपाउंड बने, ठीक है, दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले इनऑर्गेनिक एलिमेंट बना, इनऑर्गेनिक एलिमेंट के कंबाइंड होने से, जैसे देखिए एलिमेंट और क्या बोल सकते हैं, एटम, इनके कंबाइंड होने से क्या बना, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा था, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल करके क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, यही तो बने। तो कह रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, और ये सारे केमिकल जो है ना कहाँ बने थे, ओशन में, कहाँ, ओशन। तो इसी को जेबीएस हेल्डेन ने टर्म क्या दिया, हॉट डाइल्यूट सूप। ये जेबीएस हेल्डेन ने टर्म, एआई ओपेरिन ने क्या टर्म दिया, प्राइमॉर्डियल सूप। क्या दिया था, प्राइमॉर्डियल सूप, ठीक है। तो इन्होंने कहा प्राइमॉर्डियल सूप, और जेबीएस हेल्डेन ने क्या बोला, हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट इसलिए क्योंकि पानी भी गर्म था, ठंडा नहीं हुआ था। इसी ओशन के अंदर ये सभी तरह के केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल करके क्या हुआ, लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुआ। द कंडीशन ऑन द अर्थ वर हाई टेम्परेचर। उस समय टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा था। वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, वॉल्केनो जगह जगह फट रहे थे, ज्वालामुखी फट रहे थे। एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर दैट इज नो ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो था लेकिन फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग द मेथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। In 1953, Stanley Miller, an American scientist, created the similar condition in the laboratory। अब इसको पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल पढ़ा देंगे स्टैनली मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये तो जेबीएस हेल्डेन है और एआई ओपेरिन का ये हाइपोथेसिस था। ये क्या था, हाइपोथेसिस था। ये सिर्फ इनका मानना था, इनको लगा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था दो साइंटिस्ट ने। यहाँ एक ही दिया है, स्टैनली मिलर दिया है, दूसरा थे हारोल्ड यूरेना।
स्टेनली मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली एक सेटअप तैयार किया कि अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी थी। सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशन उन्होंने लैब के अंदर तैयार किया, सारी सिचुएशन तैयार की और उन्होंने बताया कैसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आगे चल करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायोमॉलिक्यूल। मतलब ये सारे केमिकल्स जो है वो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये पहले लिविंग तो था नहीं, उस समय ये केमिकल कंपाउंड बने, तो ये माना जाता है यही केमिकल कंपाउंड से आगे चल करके लाइफ ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो उसको अभी हम स्टेनली मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कल, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें पूछ दी जाती हैं आपसे। तो इसी पैराग्राफ में यहीं पे दे दिया है।